everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे मैंने आपका लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ बैंक स्टार्ट कर दिया था और जहां पे हमने 6 टाइप्स ऑफ बैंक, दैट इज सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, एक्सचेंज, ये हमारे सारे बैंक हो गए थे. अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप लास्ट लेक्चर को पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज आई प्रॉमिस आपको हर एक चीज इन डिटेल मैंने पढ़ाई है. ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट बैंक, दैट इज रीजनल रूरल बैंक. अभी देखो नाम से इसका काम या जो है वो समझ रहा है. सबसे पहले ये ऐसे लोकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं जो मेनली रूरल एरिया माना जाता है, बिकॉज अगेन टू कैटर दी नीड्स ऑफ इग्नोरेंट सेक्टर, दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड फार्मर्स या ऐसे लोग जिनको अभी तक बैंकिंग सेक्टर के जो सपोर्ट है वो नहीं मिले हैं. ठीक है, सो वही सारी चीजें हैं देखेंगे आरआरबी में. सो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? पहली बार 1975 में. सिंपल है. और ये कैसे रीजनल रूरल बैंक है, तो इनको जो होता है स्पॉन्सरशिप वो लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक से होता है. जैसे कि आप देख सकते हो जो आरआरबी का कैपिटल है वो 3 लोगों ने संभाल के रखा है. एक है सेंट्रल बैंक ने 50%, स्टेट बैंक 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक. और स्पॉन्सर्ड बैंक में कौन आएंगी? पब्लिक सेक्टर बैंक. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इट इज स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक. तो इसके जो कैपिटल का फॉर्मेशन है वो 3 लोग करते हैं. सेंट्रल बैंक 50%, स्टेट बैंक 15% एंड रिमेनिंग 35% स्पॉन्सर बैंक, जो भी पब्लिक बैंक आना चाहती है ना. अब पब्लिक सेक्टर बैंक हमने कहां पे पढ़ा था और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है, तो प्लीज रिकॉल कि हमने पब्लिक सेक्टर में क्या पढ़ा था. फिर से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ जो कैपिटल रहता है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, वो पब्लिक सेक्टर उसमें आते हैं. ठीक है, नाउ इसमें क्या दिया हुआ है? आरआरबी जो है वो मेनली उनका क्या काम रहता है? रूरल सेमी अर्बन एरियाज में लोन्स प्रोवाइड करना, मेनली टू स्मॉल मार्जिनल एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल आर्टिसन. क्योंकि सीधी सी बात है, इन लोगों को उठाओ इकोनॉमी उठ जाएगी, है कि नहीं है. हाँ, लॉसेस भी इन बैंक के उतने ही होते हैं बैकवर्ड रीजन में, क्योंकि लोन तो ले लेते बहुत हवे में, बाद में ये रिपे नहीं कर पाते. तो ठीक है, गवर्नमेंट का मेन एम है कि थोड़ा सा इकोनॉमी को पुश करने के लिए जब तक हम बैकवर्ड रीजन में नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो ये आरआरबी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये स्मॉल मार्जिनल एग्रीकल्चर एंड रूरल आर्टिसंस को क्या दे पाए? सपोर्ट दे पाए, लोन्स वगैरह इस सारी चीजों में. नाउ नेक्स्ट वन इज सेविंग बैंक. तो सेविंग बैंक मतलब कुछ नहीं, जहां पे मेन एम ये रहता है इन सब बैंक का कि देखो ये कमर्शियल बैंक भी वन टाइप ऑफ सेविंग बैंक ही है, बट कभी कभार जो ये बैंक होती है वो स्पेसिफिकली इस एम से बनाया जाता है कि इधर आके लोग अपने जो पैसे जो अपने घर पे रख रहे हैं वो अपने बैंक में आके सेव करें. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी देखो जितना ज्यादा लोग सरप्लस यूनिट वाले लोग बैंक में आके सेव करेंगे, उस पैसे को उतना ज्यादा इकोनॉमी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है फ्रूटफुली. घर में रख के आप कुछ भी ना आप कमाओगे, ना बैंक कमाएगी, ना इकोनॉमी कमाएगी. लेकिन ये बैंक ना लोगों के अंदर वो चाह लाती है कि चलो सेव करो, सेव करके हमको दो, हम आपको तो देंगे ही देंगे, प्लस उन लोगों को डेफिसिट यूनिट को दे देंगे जिनको इसकी जरूरत है इकोनॉमी को पुश करने के लिए. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक टू इज इनकरेज द सेविंग ऑफ पीपल स्पेशली इन रूरल एरिया. क्योंकि देखो अमीर लोग तो सेविंग्स कर ही रहे हैं, जहां तहां इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, बट मेन रूरल एरिया में जस्ट लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के वजह से वो प्रॉपर सेविंग नहीं कर पा रहे. तो जैसे पोस्टल सेविंग बैंक हो गया, सम कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, तो ये रूरल एरिया में इन लोगों से सेविंग्स करवाने की इच्छा जागरूक कर रहे हैं ना. तो इनको क्या नाम दिया हुआ है? सेविंग बैंक. जिसमें आपने बहुत बार पोस्टल बैंक्स तो सुने ही होंगे. कमर्शियल बैंक, एज आई टोल्ड यू कि कमर्शियल बैंक तो सेविंग बैंक
सेविंग को इनकरेज करता ही है। कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरिया में सेटअप है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऑफ कोर्स उधर पब्लिक, कॉमन मैन ये सब जाएंगे ही सेविंग्स करने के लिए। तो ये इन ऑल इनको क्या बोला हुआ है, सेविंग बैंक, विच इनकरेज सेविंग्स इन दी कंट्री among the people. Now 8th one is इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी इन्वेस्टमेंट बैंक सेम आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज इनके जो कस्टमर होते हैं वो नॉर्मल कॉमन पब्लिक नहीं होती है, उनके कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं, बिजनेस यूनिट्स रहती है ना, क्योंकि जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है मेनली बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके क्लाइंट होते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट बैंक नॉर्मल बैंक्स की तरह लेंडिंग वेंडिंग या डिपॉजिट्स वगैरह नहीं करते। ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, जैसे इन लोगों को कुछ एडवाइजरी सर्विस देना, कुछ एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस यूनिट हूं, तो मुझे मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे एक्विजिशन करना चाहिए कि नहीं। जैसे वोडाफोन है और आइडिया है, ये दोनों मिलके आज काम कर रहे हैं, तो वोडाफोन एंड आइडिया को इनिशियल बेस पे ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमने साथ में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी आपको एग्जांपल्स पता ही होंगे आपके आसपास की, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एक साथ मिलके फिर काम करते हैं, ताकि जो उनके रिसोर्सेज है वो आके मिलके फ्रूटफुल रिजल्ट जनरेट कर पाए। तो यही डिसीजन हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सारे बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन, अपना एक्सपोर्ट डिसीजन बताते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो, इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन डिसीजन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक। ये हाईलाइट कर लो कि इन्वेस्टमेंट बैंक का मेन फीचर यही है कि ये जो बैंक होते हैं वो जनरल पब्लिक, कॉमन जनता, कॉमन मैन से डील नहीं करते। इनके जो क्लाइंट रहते हैं, उनके जो कस्टमर होते हैं, वो कुछ हाई लेवल के लोग होते हैं, जिनको थोड़ा ऐसे स्ट्रांग वाले डिसीजन, ओपिनियन चाहिए होता है। तो ये अगर आप कर रहे हो तो यू आर अ इन्वेस्टमेंट बैंक एंड नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, आई थिंक सो ये बहुत छोटे छोटे बैंक से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मैं फास्ट जा रही हूं, बट उसका रीजन है। नाउ 9th वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक। अभी स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब जो अपने अपने काम में माहिर है, अपने अपने कामों को अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला स्पेशलाइज्ड बैंक है एक्जिम, फिर सिडबी एंड देन नाबार्ड। तो वन बाय वन देख लेंगे कि ये इसके, जैसे कि हम 9 टाइप के बैंक देख रहे थे ना, तो 9वें में जो है उसमें 3 है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी थी यार, सिडबी थी, फिर एक्जिम थी, मतलब एक्जिम पहले थी, फिर नाबार्ड, है ना। तो ये 3 बैंक्स आ जाएंगे अंडर स्पेशलाइज्ड बैंक। इसको स्पेशलाइज्ड बैंक इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ये अपने अपने कामों में स्पेशलाइजेशन इन्होंने लिया हुआ है, ये दूसरे कामों को नहीं लेते हैं। देखो, ये आपने 11th में भी ओसीएम में लास्ट 8th चैप्टर कुछ या 7th चैप्टर ये था, जहां पे आपने सिडबी एंड नाबार्ड में ऑलरेडी डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। वो सिर्फ रिकॉलिंग के लिए मैं आपको बता रही हूं। मैं हर वक्त बच्चों को कनेक्ट करती हूं चीजों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि 11th में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको डिटेल एनालिसिस करना भी है तो एक बार अगर आपके पास 11th की टेक्स्ट बुक होगी, नहीं तो आप जैसे कि बाल भारती से अपना ई बुक डाउनलोड करके उधर से आप देख सकते हो, तो वो जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि उधर बहुत सारी चीजें डिटेल में दी गई थी। नाउ एक्जिम बैंक क्या करता है, तो मेनली देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होती है ये, और मेनली किसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है as a principal function of coordinating the working institute engaging in financing export and import of goods service with the view of promoting the country international trade। देखो, हमने एक्सचेंज बैंक पढ़ा था। एक्सचेंज बैंक मेनली क्या कर रही थी, फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, एलसी वगैरह। तो ऐसे बैंकों को भी हेल्प चाहिए होती होगी, एक्सचेंज बैंक हो गया, या ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते होंगे मार्केट में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को थोड़ा सा
बैरियर फ्री करना चाहते हैं, थोड़ा सा सपोर्टिव हैंड प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये जो एग्जिम है ना, वो यही चाहते हैं कि हमारे कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ये सारी ट्रेडिंग होगा, उतना ज्यादा हमारी कंट्री ग्रो करेगी, उतना ज्यादा हमारी कंट्री कनेक्ट करेगी बाकी सब फॉरेन कंट्री से। अभी तो अपनी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो ही रहा है, और फ्यूचर में भी प्रे कि अपनी इंडिया ऐसे ही बढ़ती रहे। सो ये सब पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में इन्वॉल्व है उनको कोऑर्डिनेट करे साथ में और काम करे। तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को थोड़ा बैरियर फ्री बनाने का और अच्छी तरह से स्मूथ फ्लो फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने देने का। तो ये है एग्जिम, ओके, टू प्रमोट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ कमिंग टू सिडबी या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी जो मेन काम है, एक तो पहले उन्होंने दिया हुआ है कि सिडबी कब सेटअप हुआ है, तो ये याद कर लेना, अंडर द एक्ट है ना, सिडबी एक्ट में वो सेटअप हुआ है। मेन उनका जो एम है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हमने ये ओसीएम में 11th में सेकेंड चैप्टर में ही माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। एज पर, अगर याद होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये काउंट किया जाता है कि आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम एंटरप्राइज हो, ठीक है। तो कंट्री में ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी सेक्टर माइक्रो मीडियम स्मॉल में रहेंगे, तो उनको ये सपोर्टिव हैंड प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट करना उनके साथ, ये और सिमिलर एक्टिविटीज को लाके काम करवाना सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये मेन काम है। देखो, अगर आपकी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं होगी तो चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अपनी जो कंट्री है, अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो ये ऐसे सेक्टर्स है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो ग्रो नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली इट विल हैम्पर आवर इकोनॉमी। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट बनाने पड़ते हैं जो बहुत करीबी से इनके साथ काम कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्टिव हैंड प्रोवाइड कर रहा होता है कि जैसे ही इनको दिक्कत आए ये उधर जाके प्रेजेंट हो जाए और उनके सारे कामों में कोऑर्डिनेट करे, हेल्पफुल। अब वो कितना कर रहे अपनी कंट्री में, कितना नहीं कर पा रहे, अपनी गवर्नमेंट ने बोला तो है कि हमने सिडबी नाम का ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जो माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प करेगा। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब आपको भी पता है अपनी कंट्री की हालात, अपनी कंट्री का सिचुएशन, की खाने पीने वाले इतने सारे लोग हैं कि हो रहा है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे ये देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट अपनी बुरा तो कुछ छापेगी नहीं टेक्स्ट बुक में, तो अच्छी अच्छी बातें ही हम पढ़ रहे हैं इधर, बुरी बातें तो हम पढ़ ही पाएंगे नहीं, वो तो आउट ऑफ बुक जाके हमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप असली सीन देखोगे कि एक्चुअली जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं वो कई हद तक संभालते भी और कई हद तक इग्नोर भी करते हैं इन सेक्टर्स को। नाउ नेक्स्ट वन इज नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका काम भी कुछ सेविंग बैंक या आप याद कर सकते हो आरआरबी की तरह ही है, कि जो अपने फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर है उनके लिए ये अपेक्स इंस्टीट्यूट है। अपेक्स मतलब एकदम टॉप वाला इंस्टीट्यूट है। नाबार्ड कभी भी डायरेक्टली जाके इन लोगों को हेल्प नहीं करता। जो भी इंस्टीट्यूट सेटअप हुई हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, आरआरबी हो गए, सेविंग बैंक हो गए, जो कि रूरल एरिया में रूरल आर्टिसंस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नाबार्ड के थ्रू वो और अच्छी तरह से हो जाए। गवर्नमेंट का मेन एम नाबार्ड को इनॉग्रेट करने का, नाबार्ड को खड़ा करने का यही था, ठीक है। क्या कर पाए, ताकि ये जो लोग हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो रीजनल रूरल बैंक्स जो हमने पढ़ा था ना, आरआरबी क्या करती है, रीजनल रूरल लोन में क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करती है, नाबार्ड नहीं कर रही।
बट ये किसके थ्रू कर रही है? आरआरबी के थ्रू कर रही है. सो इट इज कंसर्न विद मेनली हमारे कंट्री में जो प्लानिंग है, ऑपरेशन है एग्रीकल्चर लेवल पे, क्रेडिट एरियाज में इन रूरल इंडिया वो कैसा है, किस हद तक और बढ़ाना चाहिए, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसी और पॉलिसीज में चेंजेस होनी चाहिए. तो ये सारा काम देखने का काम नाबार्ड का रहता है. नाबार्ड डायरेक्टली जाके कभी हेल्प नहीं करता, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट की हेल्प लेके या उसके थ्रू जाके डिफरेंट सेक्टर्स में अपना हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉट टू इंडिविजुअल. इन्होंने इधर क्लियर कर दिया है कि ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, बट वो कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे फंडिंग या क्रेडिट या कुछ वैसी कुछ चीजें नहीं करेगा जहां पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो. ठीक है, इनका मेन काम है इनडायरेक्टली ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हेल्प करना जो एग्रीकल्चरिस्ट, रीजनल, रूरल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में क्रेडिट पहुंचाना चाहते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ बैंक में. अभी नेक्स्ट जो है वो न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग है जो हम पढ़ेंगे. तो एक बार देख लो, एक बार थोड़ा सा है ना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक हो गए. 9 बैंक्स आपने लास्ट लेक्चर में 6 और इस लेक्चर में बाकी के देखे हैं, जहां पे और 3 कैटेगरी एग्जिम, नाबार्ड और सिड भी देखा. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से देख लो वीडियो पॉज करके, एंड देन वी विल कंटिन्यू न्यू मॉडल ऑफ. नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, सो किसके अंदर आ रहा है ये न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग? मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे कंट्री में बहुत सिचुएशंस, एरा चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 2 ऐसे बैंक्स जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं आए हैं. एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा पेमेंट बैंक. तो आपने शायद एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा होगा कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से फेमस है. अगर एग्जांपल के लिए आपको दूं तो इधर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल बैंक फाइनेंस. आपने होर्डिंग वगैरह भी देखी होगी. मेनली देखो इसके नाम में ऐड क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब कि ये ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है जो अभी तक अनसर्व्ड है, अंडर सर्व्ड है. मतलब ऐसे कुछ पॉपुलेशन में हमारे कुछ लोग हैं जो अभी तक जिनको बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिला है. तो सेम ये जो सेक्टर के बैंक है वो कम इंटरेस्ट पे लोन देना या उनको हेल्प करना, उनको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करना, इस सब रीजन के वजह से, मतलब कि मेनली अनसर्व्ड जो अपने पॉपुलेशन है उनके लिए ये बैंक लाए गए हैं. कौन से लोग हैं? तो जैसे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गए, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है. तो ये बैंक है, एक प्रॉपर लाइसेंस्ड बैंक होते हैं ये, मतलब एवरी बैंक इज लाइसेंस, बट आप लोगों ने ये आजकल देखा होगा जहां पे आमिर खान जो है वो एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस को एम्बेसडर के तौर पे वो एडवर्टीजमेंट करते हुए दिख रहे थे. अगर आपने देखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आज तक ये एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, बट स्टिल फॉर अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये ऐसे बैंक होते हैं जो इंडिया के लिए एप्ट है. क्यों इंडिया के लिए एप्ट है? क्योंकि देखो अपने इंडिया में मेनली जो पॉपुलेशन है वो कौन से टाइप के कैटेगरी के पॉपुलेशन है? तो जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या एग्रीकल्चरिस्ट, स्मॉल, मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो अपने रिच बैंक है, उन बहुत कम ऐसे बैंक होते हैं जो इनके लिए प्रेजेंट होती है, बट पॉपुलेशन इनका बेनिफिट लेने वाले ऐसे पॉपुलेशन बहुत सारी है. तो इन बैंक को उसी मद्देनजर से लाया गया है जहां पे ये लाइसेंस रहते हैं और बैंकिंग सर्विस किसके लिए? डिपॉजिट एंड लेंडिंग के लिए सर्व करते हैं, मेनली टू दीज ऑल सेक्शन ऑफ पीपल. एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड लोकल एरिया बैंक कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो अगर आप देखते हो कि इधर वाली चीजें सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस में उन्होंने अच्छी तरह से दे दी है, और आगे उन्होंने बोल दिया है कि जैसे कि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एमएफआई या लैब
also can become small finance bank by taking proper license from RBI। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? मेन ऑब्जेक्टिव ये दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। तो दे हैव टू establish as a public limited company in a private sector under a Companies Act 2013. They are governed by the provision of Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, and there is no territorial restrictions of this bank। मतलब they can set up anywhere in our country और वो कहीं से भी कस्टमर को lending and डिपॉजिट्स की फैसिलिटी दे सकते हैं। दे वर सेटअप विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने नीचे देखा हुआ है, मेनली प्रमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर वाइबल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लोकल एरिया। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट गई, पहले मैंने ऑब्जेक्टिव आपको समझाया ताकि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक को इनगल्व करने में इजी हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे सेविंग बैंक, ऐसे नाबार्ड टाइप, मतलब नाबार्ड जो करता है वही टाइप के ऑब्जेक्टिव इसके भी हैं, बट ये स्पेसिफिकली इनको अपने नाम के आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे ऐड करना रहेगा, अगर आपने नोटिस किया है तो, ठीक है। और जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे अगर वो नाम के आगे ही ऐड कर लेंगे तो हमको तुरंत दिखेगा कि ये ऐसे सेक्टर के लिए बैंक ओपन हुए हैं, तो हम तुरंत जाके मतलब जो भी एग्रीकल्चरिस्ट रहेंगे, अनसर्व्ड पीपल रहते हैं इकोनॉमी के, वो तुरंत जाके इनसे हेल्प मांग सकते हैं इफ दे रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इतना कुछ नहीं है इसमें। नाउ सेकेंड वन इज पेमेंट बैंक। थोड़ा सा अलग टाइप का बैंक है ये, जैसे कि ये बोल रहे हैं ये न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग में ही आया है, ये आरबीआई ने लाया है इसे, और मेन एम ये था कि फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम पीपल। मेन एम क्या था आरबीआई का इसको लाने का, कि वो फाइनेंशियल सर्विस किसको दे पाए? स्मॉल बिजनेसेस को एंड लो इनकम पीपल को दे पाए। इट इज लाइक एनी अदर बैंक एज इट कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शन एज रेमिटेंस सर्विस, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड एंड नेट बैंकिंग। प्लीज 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 एक डिफरेंस इसमें देखना, सबसे मेन जो डिफरेंस है, बट इट इज नॉट अलाउड टू इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड। पेमेंट बैंक में जो एक यूनिक फीचर है यही है कि इन बैंकों को क्या नहीं अलाउड है, इन बैंक्स को क्रेडिट पे लोन देना या क्रेडिट कार्ड्स देना, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये एक चीज है। और सिमिलरली उसी के टाइप का एक एक्सेप्शन है इसके केस में, कि ये अगर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं तो दे कैन एक्सेप्ट ओनली अप टू 1 लाख, जो कि बाकी कंपनी 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी एक्सेप्ट करना चाहे वो एक्सेप्ट कर सकती है। ना ही इनको डिपॉजिट्स 1 लाख के ऊपर एक्सेप्ट करना अलाउड है, ना ही इनको लोन प्रोवाइड करना और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना ये अलाउड है। तो मोस्टली एग्जाम्पल कौन से हैं? तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो इधर, ये कुछ पेमेंट बैंक है जो अपनी कंट्री में अभी अभी आए हैं, जो एज अ पेमेंट बैंक हमारी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और क्या, कुछ नहीं, बस यही है कि ये सब अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक एनी अदर बैंकिंग फंक्शन, बट नॉट ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मोर देन 1 लाख एंड ऑल्सो नॉट फॉर लेंडिंग मनी मोर देन नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो लोन दे ही नहीं सकते हैं, है ना। लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड वो इशू कर ही नहीं सकते। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बैंक एंड लास्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट गई, बट इतना समझने जैसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी हमने सेम टाइप के बैंक ऊपर पढ़ लिए थे, तो इसकी जो वर्डिंग्स है ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग्स है। कुछ कुछ चीजें जो हाईलाइट करने की जरूरत थी वो मैंने आपको हाईलाइट करवा के दे दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गया हो। डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको ये सारे सीरीज अच्छे लग रहे हैं, 1 by 1 जो वीडियोस हम डाल रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। सो इतना ही करते हैं इस वीडियो के लिए। आई होप आपको मजा आया। बाय बाय, सी यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट बिलो, और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।